हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में कि क्या इंडेक्स फंड सही होता है और अगर ये सही है तो हमें कौन से इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ते एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि इस वीडियो में जितनी चीजें बताऊंगा वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन होगा। तो अगर आपको इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करना है या नहीं भी करना है तो टोटली ये आपका चॉइस है। इस वीडियो में बहुत सारे मैं प्रोस एंड कॉन्स को मैं बताने वाला हूँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो दो गुट में बटे हुए हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इंडेक्स फंड बहुत अच्छा होता है और कई लोगों का मानना होता है कि इंडेक्स फंड बहुत बेकार होता है, इसमें इन्वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये काम करते हैं, दोनों के क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो उसे अच्छा बोलते हैं या जिनकी वजह से वो उसे खराब बोलते हैं, उन सभी रीजंस को एक बार देख लेते हैं। आई होप कि ये जानने के बाद आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिल जाएगी कि आपको इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो इंडेक्स फंड के फेवर में हैं। कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। बट अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा किन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो ऐसे लोग हैं कि आजकल स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं बट उनको स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की, इस इंडस्ट्री की उतनी ज्यादा ना नॉलेज है, ना उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके थ्रू वो एक्सपीरियंस को ले सके। तो एक आम निवेशक जिनको मार्केट की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, स्टॉक्स की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो क्या सोचता है कि स्टार्टिंग में कोई सेफ कंपनी ढूंढ लूं, कोई बड़ी कंपनी ढूंढ लूं, उसमें मेरा पैसा धीरे धीरे अगर बनता भी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट 3-4 सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों का पैसे बनते हुए देखा है। तो उनके रिस्पेक्ट में कहा जाता है कि अगर आप इंडेक्स फंड ले लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी और 13 से 15% का सीएजीआर आपको मिल जाएगा। तो एक बार क्या करते हैं, हम लोग चार्ट पे चलते हैं और इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, रिलायंस, उसको देखते हैं। ये मैंने रिलायंस का चार्ट खोला है और यहाँ पे देखना है, ये मंथली मैंने चार्ट लिया कि एक जो कैंडल स्टिक है वो मंथ का है। तो अभी लोगों का ये कंसर्न क्या था कि अगर मान लो कि इस जगह पे किसी ने इन्वेस्ट किया होता 2017 के आसपास पे, ये वाला जो रेंज है, और अभी 2022 का सितंबर चल रहा है, तो 5 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो आम निवेशक को क्या लग रहा है कि यार इतनी बड़ी कंपनी है तो सेफेस्ट कंपनी थी, सब जानते हैं रिलायंस के बारे में, तो कितना ज्यादा पैसा बन जाता कि लगभग 20 से 25% का आपको सीएजीआर आराम से यहाँ पे मिल जाता। तो ये देख करके लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पर ये तो था बेस्ट साइड, पर अगर आप इसका डार्क साइड देखोगे तो मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा चार्ट में अगर हम इसको और ज्यादा देखें अच्छे से, तो आप यहाँ देखना कि ये वाला जो फेज है, आप ये वाला फेज देखो। यहाँ पे कौन सा डेट है, ये वाला जो है ये 2007-2008 की बात हो रही है। और वहां से लेकर के अगर ये 2016-17 तक देखोगे तो रिलायंस ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वहीं का वहीं है लगभग। तो इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ पे लोग लोग चाहते हैं ये वाले ग्रोथ अगर उनको मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। पर इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जो कई साल एक जगह अटका रह जाता है। और आप सोच कर देखो, 2008 से लेकर के लगभग 2018 तक अगर आपका बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता तो 10 साल में ऑफ कोर्स आप पैसा निकाल लेते और आप यही बोलते कि यार शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट सब कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें, ना पैसा बना, मैंने इतनी अच्छी कंपनी में लगाया फिर भी। यहाँ पे एक आम निवेशक से मिस्टेक क्या होती है कि अगर मान लेते हैं कि आपने इस जगह पे खरीदा था और यहाँ पे आपने नहीं बेचा, आप यही बेच रहे हो, मान के चल रहा हूं मैं, तो भी ये कोई आपका बहुत अच्छा रिटर्न नहीं आ जाएगा, आपका 10 से 11% का आपका सीएजीआर बनेगा। अब ऐसा माना जाता है कि 10% का सीएजीआर अगर आपको एक लार्ज कैप कंपनी में मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है, चलो ये तो मैं भी मानता हूँ। पर अगर आपको लार्ज कैप की बहुत सारे कंपनियां कॉम्बिनेशन में अगर 10-11% की जगह आपको 13% या 14% आपको मिल जाता तो क्या ज्यादा बुरा होता? जाहिर सी बात है ना कि 2% भी अगर आपको ज्यादा मिलता तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वाला सौदा हो सकता था। तो उस ऐसे लोगों के लिए जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको ये सजेस्ट करते हैं कई सारे एनालिस्ट के स्टार्टिंग में आप इंडेक्स फंड से आप स्टार्ट कर लो। जैसे स्टार्टिंग में लोग निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं या सेंसेक्स है जो 30-50 कंपनियां हैं, तो उसी कंपनीज में लोग लगाना चाहते हैं, तो इतना तो उनके पास फंड भी नहीं होता कि उन सभी कंपनीज में लगा सकें। तो उससे बेटर है कि अगर आप इंडेक्स फंड ले लेते हो तो इसमें आपका ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कि अगर आप लास्ट 5 साल का भी देखोगे तो आपका यहाँ पे ये 13%, 13%, 13% के आसपास का है। अब हालांकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये ध्यान से देखना, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया कि जैसे निपुण का आप यहाँ पे देखना तो सिर्फ ये 329 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। आप यहाँ पर आईसीआईसीआई का देखना तो 636 करोड़ का है। अब टाटा का देखना तो 159 करोड़ का है। ये कोई ज्यादा नहीं होता है, ये बहुत कम होता है।
कि मतलब अगर ये जब ये बढ़ेगा तो हो सकता है कि इनकी रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पड़ सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि इन सब फंड में सबसे अच्छा मुझे कौन लग रहा है, कि एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अगर आप देखो तो एचडीएफसी का अच्छा है, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का है, और रिटर्न भी इन्होंने 13.5% के आसपास पे यहाँ मेंटेन कर रखा है। ये सारी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैं बताया जा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनना। और अभी वीडियो को बंद करके जाकर इसको बाय मत कर लेना, अभी इस पूरी वीडियो को देखो, टोटल समझो अच्छे से कि क्या ये सच में इंडेक्स फंड अच्छा होता है या नहीं होता है। ठीक है, आप आगे का देखते हैं कि आगे और लोग क्या कहते हैं। तो वापस से चलते हैं हम लोग एक बार स्लाइड पे, और यहाँ पे देखो ये तो आपको पता चल गया कि स्टॉक्स में अगर आप डायरेक्ट रिलायंस में अगर आप डाल देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कई बार ये, तो आपको 10 से 11% का ही सीएजआर मिलता। पर लेकिन अगर आपने यहाँ पे डाला होता, इंडेक्स फंड लिया होता, तो आपको 13 साढ़े 13% के आसपास का यहाँ आपको सीएजआर बन गया होता। इसी के साथ अगर हम इसका दूसरा बेनिफिट देखें, जो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा मानते हैं कि इसमें जो है एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। अब ये तो आप सबको पता होगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पहले क्या था कि भाई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लेते थे, मतलब जो रेगुलर प्लान जिसे बोला जाता था वो लिया करते थे, पर इसमें जो था एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लगता था। पर उसको छोड़ के लोगों ने अपना 0.8% या 0.5% या 1% या 1.5%, ये जो भी बचाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट से लेकर के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कि हम खुद से स्टडी करेंगे, खुद से इन्वेस्ट करेंगे, ताकि ये जो पर ईयर का जो मेरा एक्सपेंस मेरे को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को चले जाता है वो मेरे को बचेगा। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करता हूं, तो आप वहां पे देखो तो अगर एग्जांपल के लिए कि उनका डायरेक्ट में अगर उनका 0.8 है या 1%, 1.2% एक्सपेंस रेशियो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप इंडेक्स फंड का देखोगे तो 0.25 या 0.2 ही होगा बस। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो फंड है ये एक पैसिव फंड है, और इसका मतलब क्या होता है, देखो एक्टिव फंड में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बाकी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है वहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा क्यों होता है, इसका एक रीजन बता देता हूँ आपको। क्योंकि इनका जो बेंचमार्क है, जैसे मैं निफ्टी की बात कर लूं या सेंसेक्स की बात कर लूं, तो ये जो इनका बेंचमार्क है उससे ज्यादा रिटर्न दिलाने के लिए ये लोग काम करते हैं। पर जबकि आप इंडेक्स फंड में जाओगे तो ये निफ्टी या सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न दिलाने के लिए काम नहीं करते हैं, और इवन आप 90% केस में आप देखोगे तो इनसे कम ही रिटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि ये बस उसको फॉलो करते हैं, उससे ज्यादा आउट परफॉर्म करने के लिए इनका काम नहीं होता। तो इस चीज के लिए आप ध्यान रखना कि अगर आप कभी उम्मीद कर रहे हो कि इंडेक्स फंड में आपको 15% या 16% का रिटर्न आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि हमारे देश की जो टोटल इकोनॉमी है वो कितनी तेजी से बढ़ती है। कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर अभी जो निफ्टी है या जो सेंसेक्स है, अगर ये बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है तो ही एक उम्मीद बनेगा कि क्योंकि इसी के जो अंदर जो कंपनीज होती है उन्हीं को ये कॉपी करते हैं, तो आपको लगभग उससे थोड़ा सा कम आपको रिटर्न जनरेट हो जाएगा। कि अगर निफ्टी ने अगर आपको परफॉर्म करके दिया 15% के आसपास पे, तो अगर आपका कोई इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है, तो लगभग आपका एग्जाम्पल के लिए आपका 14 से 14.5% का आपका सीएजीआर मेंटेन हो सकता है। अगर ये आपका सिर्फ 14% पे रह जाएगा तो 13% पे रह सकता है। अगर निफ्टी 16% पे आ जाएगा तो 15% पे रह सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो जो फेवर में है उनका ये कहना है कि इंडिया एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो इस वक्त पे अगर निफ्टी बहुत तेजी से बढ़ता है, तो आप सेफ तरीके से, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाना नहीं आता और ज्यादा इतना टेंशन लेना नहीं चाहते, तो इंडेक्स फंड में आप डाल दो। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम है, आपको ठीक ठाक एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर हम देखें कि अगर हमको इंडेक्स फंड में लगाना ही है, तो अभी मैंने आपके सामने मनी कंट्रोलर खोला था, तो उसमें जब देखा तो एचडीएफसी का आपने देखा कि मुझे ज्यादा अच्छा लगा था। अगर सेकंड चॉइस पे जाऊंगा तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एस&पी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ये भी मुझे एक बेटर लगा था। तो शायद मुझे अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स को कॉपी करना होता तो मैं आईसीआईसीआई या एचडीएफसी के इन दोनों में से किसी एक में पैसा लगा देता। तो अभी तक तो मैंने ये बात देखी कि क्यों इसके फेवर में लोग बात कर रहे हैं। पहला, जो इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। दूसरा, कि जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, पर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि बहुत सारा मल्टीप्लाई कर सके, निफ्टी 50 की सारी कंपनियों में डाल सकें, तो बेटर है कि उसके बदले वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें। पर अब बात करते हैं हम लोग उन लोगों का जो इसके अगेंस्ट है, जिन लोगों को ये लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा बेकार इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इनके क्या रीजन है, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो इनका ये मानना है कि जो अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो इनसे बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इनके बदले ये तर्क क्या रखते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, कि जो ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये कभी भी निफ्टी 50 को मैं एग्जांपल ले लूं या सेंसेक्स को एग्जांपल ले लूं, तो इनको बीट करने के लिए, इनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए नहीं बने। ये बस उसको कॉपी करते हैं और उनसे थोड़ा सा कम ही रिटर्न आता है इसमें।
पर जो बहुत सारे अलग जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, उनकी ये जो बेंचमार्क होते हैं वो निफ्टी 50 या सेंसेक्स या जो भी उनका बेंचमार्क है उसको बीट करने के लिए ही वो बने हैं। और इसी वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वो लोग लेते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा कमीशन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको और ज्यादा अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकें। तो मैं एक वक्त को मैं एक काम करता हूँ कि मैंने कुछ ब्लू चिप फंड्स को मैंने अभी देखा था, एक बार हम उनको देख लेते हैं कि अगर हमने इंडेक्स फंड के रेस्पेक्ट में लास्ट 5 साल या 10 साल में अगर हमने वो ब्लू चिप कंपनी को लिया होता तो क्या हमारा रिटर्न कम आता या ज्यादा आता। तो एक बार देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो हम दोबारा से मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गए हैं और ये लार्ज के फंड को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसा कि आप दोबारा से देख लो कि यहाँ इंडेक्स फंड में सिर्फ 13% के आसपास का रिटर्न था। तो उसके रिस्पेक्ट में इनका जो फंड साइज है उनसे बहुत ज्यादा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ देखना कि कैनेरा में कितना आपको रिटर्न आ रहा है, 14.67%। एक्सिस ब्लू चिप में कितना है, 13.78%। तो टॉप टू मैंने वहां भी देख रहा है, टॉप टू अगर यहाँ भी देखोगे तो ये कंपेरेटिवली ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट कर रहे हैं। पर तो क्या यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा रिस्क भी ये लोग लेते हैं, ये जाहिर सी बात है, आपको पता है। तो और यही चीजें हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड के शार्पे रेशियो, उनका अल्फा कितना जनरेट कर रहे हैं वो लोग, वॉलेटिलिटी कितनी है, वो सारी चीजें भी हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे लिए कौन सा बेटर हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग इनके डायरेक्ट वेबसाइट पे चल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं एक्सिस के यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे लास्ट 5 साल का देखोगे तो ये जो डायरेक्ट ग्रोथ का है कि आप डायरेक्ट खुद से इन्वेस्टमेंट करते बिना किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से, तो 14.85% का सीजर मेंटेन करते हैं। और अगर जब से ये फंड शुरू हुआ तब से अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो लगभग 15.72% का सीएजीआर है। तो ये तो आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो उसके रिस्पेक्ट में इसके अलावा अगर आप देखोगे दूसरा जो मैंने कैनेरा का आपको दिखाया था वहां पे स्क्रीन पे, तो मैं इसका ओपन करता हूँ। तो इसका आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंस इंस्पेक्शन लास्ट 5 ईयर का तो नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पे देखो तो 14.24% का इनका जब से शुरू हुआ है तब से यहाँ पे रिटर्न जनरेट किया है, तो ये भी काफी अच्छा है। और अगर आप आईसीआईसीआई का देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे 14.63% है। तो ये अच्छा है जब से शुरू हुआ है तब से, मतलब इनको 9 साल 8 में लगभग 10 साल मान लो कितना हो गया। बट अगर आप यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी, जब 5 साल का देखोगे तो सिर्फ 12.44 है, मतलब ये इंडेक्स फंड से भी कम है। तो मैं आपको देखो किसी के, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, पर मैं आपको दोनों चीजें दिखा रहा हूँ जो अलग अलग इन्वेस्टर जो एनालिस्ट कुछ फेवर में है इंडेक्स फंड पे, कुछ अगेंस्ट भी है। तो आपको सामने सामने पिक्चर दिख सकते हो। अब इसे समझना क्या है कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैंने आपको वो दिखाई दिया। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो यहाँ पे आपको रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे स्टडी थोड़ी सी और ज्यादा करनी पड़ेगी और ज्यादा शार्प माइंड आपको लाना पड़ेगा, तभी आप इसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने ये सोच करके ब्लू चिप में है, बड़ी कंपनी है, ये एक्टिव फंड है, कमीशन ज्यादा ले रही है तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट करेगी, ये सोचकर अगर आपने आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड ले लिया होता तो लास्ट 5 साल में सिर्फ 12.44% का रिटर्न है। जबकि उसके रिस्पेक्ट में आप एक्सिस का देखोगे तो ये ज्यादा अच्छा था। आप ये देखोगे यहाँ पे 5 ईयर में तो 14.85% है। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखना है। एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर लिया, मैं इंडेक्स फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टिव फंड में आ रहे हैं हम लोग, तो आप इनके परफॉर्मेंस को देखोगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि ये लोग जो हैं वो अपने बेंचमार्क को बीट करने के लिए ही बने हैं। तो आप नोटिस करना कि ये कितना ये बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन ये लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग आप इस पे जाओगे, जैसे कैनरा का भी एक बार देखोगे तो परफॉर्मेंस नीचे जाते हैं शायद दिख जाए, हाँ यहाँ पे देखोगे तो 1 साल में ये इनके बेंचमार्क है और ये एडिशनल बेंचमार्क है। तो आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में कैसी है, क्या ये बीट कर पा रहे हैं। तो जो बीट कर पा रहे हैं आपको उसी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बीट नहीं कर पा रहे हैं उससे तो अच्छा इंडेक्स फंड ही है। तो चलो एक काम करते हैं, वापस से चलते हैं स्लाइड पे, आप देखते हैं कि लोग का और क्या कहना है कि भाई जो इसके फेवर में नहीं है। तो इनका ये कहना है कि भाई डाइवर्सिफाइड नहीं होता है अलग अलग मार्केट कैप या एसेट में। अब ये क्या कहना चाहते हैं मैं आपको यहीं से चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कैनरा में आप यहाँ पे देखोगे तो मैं इनके पोर्टफोलियो के नीचे बात कर रहा हूँ कि ये देखना, अगर आप जैसे निफ्टी 50 को कॉपी करते हो या निफ्टी नेक्स्ट 50 को कॉपी करते हो तो वहां पे से जो लार्ज कैप कंपनी में सिर्फ उसी में पैसा लगेगा। बट जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो लार्ज कैप में सिर्फ लगभग 90% के आसपास पैसा लगा हुआ है, और बाकी जो थोड़ा सा पैसा हुआ है 9% के आसपास 10% के आसपास वो मिड कैप में पैसा लगा रहे हैं ये लोग। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, और डेट और इसमें नहीं है तो इक्विटी में ये सारा पैसा इनका लगा हुआ है। इससे अगर आप एक्सिस का देखोगे इनका पोर्टफोलियो, तो आप नोटिस कर सकते हो कि देखो 88% पैसा है जो सिर्फ इक्विटी में है, जिसमें वो लगभग लार्ज कैप में ही सारा, मिड कैप में तो बहुत कम है। और लगभग 12% के आसपास कैश और डेट में पैसा यहाँ पे
डाला हुआ है, क्योंकि यार थोड़ा सा रिस्क भी लेते हैं और थोड़ा सा रिस्क को प्रोटेक्शन के लिए भी डेट में रख देते हैं या फिर कैश रखते हैं। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन में काम आ जाती है। इस तरह से अगर हम आईसीआईसीआई का भी आप देखोगे, अगर आप इनका पोर्टफोलियो, तो इन्होंने यहाँ पे तो अपने वेबसाइट पे शो नहीं किया हुआ है आई थिंक कि कितना लार्ज कैप इस समय, तो इनको छोड़ते हैं, बस सेक्टर ब्रेकडाउन है यहाँ पे तो इनको छोड़ते हैं। बट आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपको इंडेक्स फंड में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, वो जो पर्टिकुलर जो 50 कंपनियां हैं, जो 30 कंपनियां हैं, या जो भी 100 कंपनी है उसी में रहता है, सेम उसी कॉपी होता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि इंडेक्स फंड को लेकर के ये कह रहे हैं कि अगर आप लार्ज कैप में लोगे इंडेक्स फंड तो सिर्फ लार्ज कैप में डला रहेगा, अगर आप स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड लोगे तो सिर्फ सारा पैसा सिर्फ स्मॉल कैप में डला हुआ होगा, या मिड कैप में लोगे तो सारा पैसा सिर्फ मिड कैप में डला हुआ। बट अगर आप एक एक्टिव फंड को चूज करते हो, और एग्जाम्पल के लिए आप अगर मिड कैप भी चूज करते हो, तो ऐसा नहीं है कि इनका जो 100% पैसा है वो मिड कैप में डला रहेगा, कुछ स्मॉल में भी डलता है, कुछ डेट मार्केट में भी डलता है, कुछ लार्ज कैप में भी डलता है। उसी तरीके से अगर आप स्मॉल कैप में भी जाओगे तो यहाँ भी ये होगा कि ऐसा नहीं कि सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल के छोड़ देगी, कुछ मिड कैप में भी डलेगा, कुछ लार्ज कैप में भी डलेगा, और कुछ डेट मार्केट में भी डल सकता है। इस चीज को थोड़ा सा ये लोग मानते हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफाई रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है इनके अकॉर्डिंग। आपको ये सारी चीज समझ में आ गई कि जो इनकी फेवर में है वो क्या बात कर रहे हैं, और जो इनकी फेवर में नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं। दोनों ही चीजें सही है, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अब इसमें मेरा क्या परसेप्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पर आपका क्या परसेप्शन है, आप इसमें क्या डिसीजन लेने वाले हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से डालना। तो अब देखो, मेरा क्या मानना है कि अगर मैं किसी डेवलप्ड नेशन में होता, या मैं पैसा किसी डेवलप्ड कंट्री में लगा रहा होता, जैसे यूएस में एग्जांपल के लिए, कि अगर मैं अपना पैसा यूएस में डाल रहा होता, तो मैं हो सकता है कि वहां का इंडेक्स फंड ले लेता, समझना, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, वो स्टेबल ग्रोथ मिलता रहेगा मेरे को, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंडिया की, ये एक डेवलपिंग नेशन है, और ये कोई छोटी मोटी डेवलपिंग नेशन नहीं है। अगर आजकल की आप न्यूज को ट्रैक करोगे और अभी कुछ सिनेरियो को देखोगे, तो आई थिंक ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर ये आता है। तो अभी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो मिड कैप है या जो स्मॉल कैप कंपनीज है, इनके बहुत बड़े बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो इंडेक्स फंड में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है, तो मैं इंडेक्स फंड को चूज ना करके मैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के कॉम्बिनेशन में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करूंगा। मतलब मैं दो तरीके से पैसा लगा सकता हूं। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है, मतलब ठीक है कि मैं 3-4 फंड को ले सकता हूं, तो मान लो एक फंड में ले लूंगा स्मॉल कैप, एक फंड ले लूंगा मिड कैप, एक फंड ले लूंगा लार्ज कैप, और एक मैं ले लूंगा लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन। बट अगर मेरे पास पैसा कम है, थोड़ा लिमिटेड है, तो लार्ज एंड मिड कैप के कॉम्बिनेशन के साथ मैं किसी फ्लेक्सी कैप के भी अच्छे म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि इन दी एंड हमें पैसा ही बनाना है। तो यार मुझे लगता है कि इन सब में ज्यादा पैसा बन सकता है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग इंडेक्स फंड के फेवर में, जो लोग को लग रहा है कि इंडेक्स फंड ज्यादा अच्छा होता है या ठीक है, तो मैं उनके कोई अगेंस्ट बोल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की जो 50 कंपनी जैसे निफ्टी की एग्जांपल के लिए आप उन्हीं में लगाना चाहते थे, तो उससे बेटर है कि इंडेक्स फंड ले लो, वो ज्यादा अच्छा आपको परफॉर्म करके देगा। क्यों? क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि 50 कंपनी आपको शायद उनके कई बार शेयर प्राइस भी इतने होंगे कि आप खरीद भी नहीं पाओगे अगर आप एक आम निवेशक हो तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप डिसीजन लेना। और लास्ट में जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इंडेक्स फंड पे वीडियो बनाना है, कमेंट सेक्शन में उन्होंने डाला था, और एचडीएफसी वाला भी सेंसेक्स वाला जो है इंडेक्स फंड, उसके लिए वो कैसा है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप इंडेक्स फंड में लगाना ही चाहते हैं तो मुझे एचडीएफसी वाला वो सेंसेक्स का वो अच्छा लगा। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो को रैप अप करते हैं। और आप खुद से सीखना समझना चाहते हो, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपके आसपास घर के मिलता है तो प्लीज से वहां से ले लो, क्योंकि देखो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं मिल रहा घर के आसपास तो आप अमेजोन से ले सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।